हेलो फ्रेंड्स, जैशिक आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, इसका भाग 9 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मोहरें, लिपि तथा बाँट। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, लिपि और बाँट, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में इन सब चीज़ों की कैसी व्यवस्था थी या इन सब चीज़ों का प्रयोग कैसे किया जाता था या कैसे पता चला हमें कि ये सब चीज़ें वहाँ पर पाई गई और वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले हम मोहरों को देखेंगे। हमारा टॉपिक होगा पहला मोहरें और मुद्रांकन। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी वो वहाँ की सर्वोत्तम कृति थी, मतलब बहुत ही अच्छी और सबसे अच्छी सर्वोत्तम कृति थी। हमने देखा कि हम मोहर को भी देख चुके हैं जिसका निर्माण सेल खड़ी पत्थर के द्वारा किया गया है और वो किस प्रकार की है, और हम उसको चित्र में भी देख सकते हैं। बुक में चित्र दिया हुआ है, हम उसे देख सकते हैं कि वहाँ की मोहरें किस टाइप से बनाई जाती थी या कैसी बनाई जाती थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा कि जो मोहरें थी वो हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कृति थी, मतलब सबसे अच्छी कृति थी। अब जो दूसरा है कि मोहरों पर लघु लेख लिखे होते थे। हम मोहर को देख सकते हैं, उसमें क्या है, ऊपर कुछ अक्षरों में या कुछ चित्रों में या कुछ चिन्हों में इतना सा छोटा सा एक लेख लिखा होता है। एक चित्र बना होता है और एक कुछ ना कुछ लेख लिखा होता है हर मोहर पर, हड़प्पा सभ्यता की। तो हम उससे क्या कहते हैं कि वहाँ पर क्या लिखे होते थे, लघु लेख लिखे होते थे। और अब फिर दूसरी क्या चीज़ है, एक वृषभ का, या तो वहाँ पर जानवरों के चित्र होते थे, तो या तो किसका होता था, वृषभ का, एक श्रृंगी जो सांड बोल सकते हैं, कुंवरदार सांड बोल सकते हैं, या बैल, वहाँ का क्या होगा, उसका चित्र वहाँ पर पाया जाता है उसकी मोहर में। या फिर भैंस के चित्र मिले हैं, या फिर बाघ, बकरी, हाथी। तो क्या होता है, लेख लिखा होता है एक, और किसके चित्र बने होते हैं, वहां पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। अब जो मोहरें थी उनका प्रयोग क्यों किया जाता था, तो मोहरों का प्रयोग संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। जो संपर्क थे उनको सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। अब कैसे, तो उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। अब और जैसे पहले कोई वैसा डिब्बा वगैरह तो चलते नहीं थे, तो पोटली बना के वस्तुएं भेजी जाती थी। तो पोटली को रस्सी से बांध दिया, अब उस पर गीली मिट्टी लगा दी, और जो मोहर, कोई भी एक मोहर या कई मोहरों को छाप दिया मिट्टी पे, तो क्या होते थे, वो मिट्टी पे मोहर उछड़ जाती थी या छप जाती थी। अब जब वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी और जिसके पास पहुंचाई गई है, जब वो इंसान उस वस्तु को देखेगा और अगर उस वस्तु पर मोहर जैसी लगाई गई थी वैसे ही लगी है, उससे कोई भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो वो इंसान समझ लेगा कि ये जो वस्तु है वो सुरक्षा पूर्वक या बिना किसी छेड़खानी के यहाँ तक पहुँच गई है। तो मोहरों का प्रयोग किसी भी वस्तु की संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। या फिर कोई जो वहाँ की सत्ता होती होगी या कोई बड़े बड़े लोग होते होंगे, तो वो अपनी, जैसे यहाँ आजकल ब्रांड चलाते हैं हर चीज की, तो उस पर सील लगाते हैं उसकी, लोगो हर चीज का, तो ऐसे ही उनका लोगो हुआ करता होगा और वो अपनी पहचान देने के लिए इसका प्रयोग करते होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि, और इसको हम कहेंगे एक रहस्यमयी लिपि। अब सबसे पहला तो प्रश्न एक दिमाग में सबसे पहले तो यही आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है इसे रहस्यमयी लिपि क्यों कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमयी लिपि इसलिए कहा गया है क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अभी तक इतिहासकारों ने इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है या इसको नहीं समझ पाया है, इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसे एक रहस्यमयी लिपि कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो रहस्यमयी लिपि थी ये क्या थी। तो सबसे पहला क्या था कि जो ये लिपि होती थी इसमें एक पंक्ति में कुछ लिखा होता था। जो लिपि होती थी, जैसे हमने अपनी मोहरों पे देखा,
मोहरों पे हमने ऊपर देखा है कि लघु लेख लिखा होता था। अब लघु लेख जब हड़प्पा सभ्यता का है तो उसमें लिपि भी हड़प्पा सभ्यता की होगी। तो जैसे ही हमारी मोहर है उस पर एक जानवर का चित्र होता था और ऊपर एक लघु लेख या संक्षिप्त लेख लिखा होता था। कैसा लिखा होता था? एक पंक्ति में, मात्र एक पंक्ति में एक लघु लेख लिखा होता था। अब इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि जब मोहर है तो जैसे हमारे यहाँ लोगो होते हैं, स्कूल का लोगो, जैसे हमारे स्कूल का सील होती है, लोगो होते हैं और उसको हम लगा देते हैं, तो ऐसे ही मोहर वहाँ के लोगों का एक टाइप का लोगो ही था। तो उस पर या तो जिसकी जो मोहर होती थी उसका मालिक का नाम होता होगा, मालिक का नाम या मालिक की पदवी। जैसे हम जिस चीज़ की, जिस ब्रांड की मोहर होती है या लोगो होता है तो उस पर उस चीज़ का नाम लिखा होता है या कोई ऐसी पदवी लिखी होती है, जैसे कि प्रिंसिपल की मोहर है तो उसकी पदवी होगी। ऐसे ही तो अनुमान लगाते हैं कि या तो कोई मालिक का नाम होगा उस पर और या कोई पदवी होगी। और अब प्रश्न सोच ये है कि जानवर का चित्र क्यों बना हुआ होता था? तो अब हर कोई तो शिक्षित होता नहीं है। यहाँ भी अपने यहाँ भी आज देखते इतनी शिक्षित वातावरण है, इतनी साक्षरता भरा युग है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं। तो उस टाइम तो और ज़्यादा लोग अनपढ़ होंगे, तो वो अनपढ़ लोगों को समझने के लिए वहाँ पर चित्र बना दिया गया था। और चित्र वो जो मालिक होते थे या जो वो नाम होता था उससे संबंधित चित्र होता था। तो अनुमान लगाया गया है कि लेख इसलिए लिखा जाता था क्योंकि शायद लेख मालिक का नाम या उसकी पदवी होती थी और जो चित्र होता था वो अनपढ़ लोगों के लिए उसी के अनुसार बनाया जाता था। ठीक है। अब क्या था? संक्षिप्त अभिलेख था। अब जो लेख था वो कैसा था? संक्षिप्त था। अब संक्षिप्त क्यों था? और पता है इसमें जो सबसे बड़ा लेख मिला है, सबसे लंबा लेख मिला है, उसमें मात्र 26 चिन्ह है। तो सोचो कितने छोटे छोटे लेख होते होंगे। जब सबसे बड़ा लेख जो है तो कितने चिन्ह का है? 26 चिन्ह का है। लिपि यहाँ की चित्रात्मक थी, रहस्यमयी तो थी, लेकिन वो एक चित्र के रूप में बनी होती थी, उसमें छोटे छोटे चित्र बने होते थे, इसलिए इस लिपि के जो चिन्ह है या एक टाइप से चित्र टाइप के होते थे। तो जो लिपि के जो चिन्ह थे वो कितने थे? 26 थे। जो सबसे बड़ा अभिलेख है या लेख है उसके कितने चिन्ह थे? 26 चिन्ह थे। तो लेख कैसे होते थे? अधिकतर छोटे छोटे होते थे। इसके बाद जो लिपि होती थी, जो सबसे बड़ा इसका जो टॉपिक है वो है लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी होती थी। अब क्या है? अब हम कहेंगे कि जो हम लिखते हैं आज के युग में या हमारे दौर में जो लिखा जाता है आधुनिक युग में, वर्तमान युग में, तो वो हम कैसे लिखते हैं? बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। ये बाईं साइड है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं हम। और अब लेकिन ये लोग दाईं से बाईं की ओर लिखते थे, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे। अब हमें पता कैसे चला? तो हमें पता ऐसे चला है कि हम भी यदि हम देख लें कि हम कुछ लिखते हैं, मान लीजिए हमने एक पेज में लिखा, तो हम जिस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं उस साइड हमारी लाइन एक सी होगी, और जिस साइड को लिखते हैं तो उस साइड कोई लाइन में ज़्यादा शब्द होंगे तो कोई लाइन में कम शब्द होंगे, कोई आगे होगी तो कोई पीछे होगी। लेकिन हम जिस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं वो साइड अधिकतर एक सीध में स्टार्ट होती है, क्योंकि हम लिखना स्टार्ट करते हैं और इधर तक हमें जगह कम पड़ जाती है या कोई शब्द बड़ा होता है तो यहाँ पर स्थान कहीं छूट जाता है तो कहीं कम पड़ जाता है। तो हमें पता कैसे चला? तो उनकी जो इस साइड है, इस साइड तो जगह छूटी मिली। अब हम यहाँ से लिखते हैं तो हम यहाँ छोड़ते हैं जगह, तो उनकी इस साइड जगह छूटी मिली, और इस साइड ऐसा लगा कि लिखते लिखते उनको स्थान कम पड़ गया, इसलिए क्या मिली? संकुचित मिली, मतलब बहुत कम जगह छूटी और यहाँ बहुत ज़्यादा जगह छूटी है। तो हमने ये अनुमान लगाया कि ये जो लोग थे वो कैसे लिखते थे? दाईं से बाईं ओर लिखते थे। अब इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और इसमें कितने चिन्ह थे? 375 से 400 चिन्ह थे। तो इसको हम कहते हैं कि ये वर्णमालीय नहीं हो सकती। वर्णमालीय कौन सी होती है? जिसमें जो प्रत्येक अक्षर होता है वो एक स्वर या व्यंजन होता है। तो हमारी जो लिपि है वर्णमालीय है, तो इनकी जो लिपि थी वो वर्णमालीय नहीं थी, क्योंकि वर्णमालीय लिपि में इतने हो ही नहीं सकते। तो इनके कितने चिन्ह थे? 375 से 400 चिन्ह थे।
और लिपि कैसी लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो आज हमारा ये जो लिपि का टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताइए या लिपि कैसी थी, तो हम लिखेंगे कि ये लिपि एक रहस्यमयी थी, क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में 375 से 400 शब्द थे और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इतना तो हमारा हो गया। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा बांट, हड़प्पा सभ्यता के बांट। अब बांट से हम अनुमान लगा ही लेते हैं कि इसका प्रयोग माप तौल की प्रणाली के लिए किया जाता होगा। तो वहाँ की माप तौल की प्रणाली कैसी थी, आइए देखते हैं। तो जो वहाँ के बांट होते थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर से? एक चर्ट नामक पत्थर होता था, उससे बांट बनाए जाते थे। ये याद रखने योग्य पॉइंट है कि बांट कैसे बनाए जाते थे। तो कैसे बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और जो बांटों का आकार होता था वो घनाकार होता था, जैसे डिब्बे का आकार होता है, ऐसे घनाकार बांट बनाए जाते थे। और जो बांट के दो मानदंड होते थे, जो ऊपरी मानदंड होता था, मतलब ऊपरी हिस्सा जो होता था वो दशमलव प्रणाली के अनुसार बनाया जाता था, और निचला मानदंड जो होता था वो द्विधारी होता था, मतलब 2, 4, 8, 16, 32 और 12,800। तो इस प्रकार से जो बांट होते थे उनका वहाँ पर प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर अब तौलने के लिए तो बांटों का प्रयोग होगा, और एक और जो चीज़ है, यहाँ पर धातु के बने तराजू के पल्लड़े मिले हैं। धातु के बने तराजू के पल्लड़े मिले हैं, मतलब इनका प्रयोग तौलने के लिए किया जाता होगा। लेकिन अब तौलने की तो हमने बात सुन ली है, अब मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो मापने के लिए वहाँ पर क्या मिली है हमें? निशान लगी हुई लोहे की, निशान बनी हुई छड़ मिली है। लोहा तो सॉरी उस टाइम था ही नहीं, तो निशान लगी हुई हमें क्या मिली है? एक छड़ मिली है। तो हम इससे अनुमान लगाते हैं कि इसका प्रयोग शायद नापने के लिए किया जाता होगा। और कांसे का एक डंडा मिला है, कांसा जो धातु होती है उसका एक डंडा मिला है, और अनुमान लगाया जाता है कि उसका प्रयोग नापने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस पर क्या मिली है? निशान मिली है। वैसे जैसे आजकल कपड़ा वालों के पास नहीं होता लंबा डंडा, वैसा ही डंडा वहां पर भी मिला है। तो अब हमने ये भी समझ लिया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी माप तौल प्रणाली कैसी थी, वो कैसे मापते थे और कैसे तौलते थे। तो तौलते बांटों से थे और मापते और तराजू, और मापते किससे थे? छड़ों से मापते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता हमारी एक बहुत प्राचीन सभ्यता थी। अब इसमें अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इतनी विशिष्ट थी। कोई भी सभ्यता देखते हैं हम, कोई भी जैसे हम अपने पुराने राज्य देखते हैं, चाहे मौर्य साम्राज्य कह लो या मुगल शासकों का साम्राज्य कह लो या कोई भी साम्राज्य कह लो, तो उसमें शासक होते थे, नहीं तो पुरोहित होते थे, सामंत होते थे, या कोई ना कोई ऐसा एक वर्ग होता था या ऐसा एक व्यक्ति होता था जो वहाँ के शासन का संचालन करता था, वहाँ की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और वहाँ के रहन सहन और हर जो सामाजिक व्यवस्था, हर सुख सुविधाओं की व्यवस्था करता था। तो अब जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी इतनी सुविकसित और इतनी सुव्यवस्थित और इतनी विकसित निकली है, तो एक प्रश्न तो दिमाग में आता है कि शायद यहाँ पर शासक वर्ग भी होगा। अब अनुमान कैसे लगाते हैं कि हम क्यों सोचते हैं कि यहाँ पर शासक वर्ग होंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है कि कठिन और जटिल फैसले। अब यहाँ पर इतने कठिन और इतने जटिल फैसले लिए जाते थे, तो अनुमान लगाया जाता है कि शासक वर्ग तो होंगे। मतलब हमें इतनी बड़ी इमारतें मिली हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण हुआ है, और यहाँ की बांट मिली है, हमें माप तौल प्रणाली मिली है, हमें लिपि भी मिली है, हमें मोहरें भी मिली हैं, हमें भवन भी मिले हैं। इसके अलावा भवन में भी सीढ़ियाँ मिली हैं, हमें नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था मिली है, और हमें स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, और ऐसी कई चीजें मिली हैं हमें, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कठिन फैसले लिए जाते थे। और कठिन फैसले लेना एक शासक के बिना तो असंभव सा, या मतलब बहुत मुश्किल सा प्रतीत होता है। जैसे आज हमारे यहाँ भी सरकार है, सरकार इतने जटिल फैसले लेती है, तब उन पर कार्यान्वयन होता है, उन पर कार्य किया जाता है। यदि मान लो कोई सरकार ही ना होती
तो जैसे आज सरकार नहीं होती तो मैं कहती कि मुझे क्या करना कुछ करके, या दूसरा इंसान कहता कि हमें क्या करना कुछ करके, तो कौन करवाता सब कुछ। और यहाँ पर इतने अच्छे से सब कुछ हुआ है तो अनुमान तो लगाया जाता है कि शायद यहाँ शासक होंगे। अब जो दूसरा है वो है समान अनुपात की ईंटें। अब जो हड़प्पा है, हमारी हड़प्पा सभ्यता अलग अलग स्थानों पर फैली, चाहे वो इधर पाकिस्तान में हड़प्पा ले लो, मोहनजोदड़ो ले लो, वहाँ चौदड़ो ले लो, बनावली हरियाणा ले लो, राजस्थान में कालीबंगन ले लो, लोथल गुजरात में ले लो, मतलब इतने दूर दूर केंद्र हैं, चाहे हमारी राखीगढ़ी ले लो, ऐसे इतने दूर दूर हमें केंद्र मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, और फिर भी उनमें सभी में समान अनुपात की ईंटें पाई गई हैं। मान लो आज हमारे यहाँ कोई शासक नहीं होता, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, और आज हमारे यहाँ कोई चीज़ का निर्माण होता है तो दूसरी जगह उसी चीज़ का वैसे ही अवस्था में निर्माण कैसे हो सकता है। जैसे ईंटें पाई गई हैं तो ईंटें हम समझ चुके हैं कि एक ही अनुपात में बिल्कुल एक सी ईंटें पूरे हड़प्पा सभ्यता में पाई गई हैं। इतने दूर दूर हर सभ्यता, हर केंद्र में जो ईंट है वो एक ही अनुपात की है। तो सोचो कि कितना असंभव होगा शासक के बिना ये कार्य। और शासक होगा कि कोई एक व्यक्ति होगा तो उसने नियंत्रण करके हर केंद्र था वहां पर कहा कि यहाँ भी ऐसी ईंटें बनाई जाए, यहाँ भी ऐसी ईंटें बनाई जाए, तो उसने हर जगह ईंटों का एक से अनुपात में क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो इससे भी अनुमान लगता है। अब दूसरा है जो मोहर बांट और ईंटों में एक रूपता। अब जो वही ईंटें हैं, मोहरे हैं, बाट। अब जैसे मोहरे हैं पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक लेख लिखा है, चित्र बना, हर जगह एक टाइप की मोहरे पाई गई, ऐसे ही हर जगह बांट पाए गए। तो प्रश्न तो उठता है, शंका तो होती ही है मन में। अब है आवश्यकता अनुसार बस्तियां बसी। अब हमने ये भी देख चुके हैं कि उन्हें जैसी आवश्यकता पड़ी वैसी उन्हें बस्तियां बसा ली। जैसे कि हमारा चौदड़ो ले लो, वहाँ पर नीले रंग का लाजवर्ण पत्थर मिलता है तो वहाँ पर बस्तियां बसा ली। लोथल ले लो, लोथल में हमें कार्लिनियन और सेलखड़ी के पत्थर मिलते हैं तो वहाँ पर बस्तियां बसा ली। या हमारा जो नागेश्वर और बालाकोट ले लो, जहाँ पर शंख मिलते हैं और वहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता था, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर क्या कर ली, बस्तियां बसा ली। तो अब ये भी एक शासक होगा तो वही तो कहेगा कि अरे यहाँ पर अच्छा शिल्प उत्पादन का कार्य होगा, यहाँ पर हम समुद्र है और यहाँ पर हमें शंख मिलेंगे, चलो यहाँ पर बस जाते हैं, तभी सब लोग मिलके ये कार्य करेंगे। वरना हर कोई की सोच एक शासक के बिना सेम नहीं हो सकती है। अब और श्रम संगठित होना। अब जैसे हमने देखा है कि बड़े बड़े चबूतरों का निर्माण किया गया नींव के रूप में, इतने बड़े बड़े चबूतरे, तो उसके लिए श्रम लगा होगा और श्रम संगठित करने वाला भी कोई होगा। कोई आदेश देगा कि तुम मजदूर आओ, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा या मैं तुम्हें कार्य की मजदूरी दूंगा और तुम आके यहाँ कार्य करो और इन बड़े बड़े चबूतरों या विशाल सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण करो। तो उसके लिए आदेश देने वाला कोई राजा भी तो चाहिए। तो जो इतनी सारे पॉइंट हैं हमारे, इनसे हम अनुमान लगाते हैं कि इतनी जटिल जटिल चीजें हुई हैं यहाँ पर, इतनी अच्छी प्रणाली थी, तो कोई ना कोई शासक तो रहा होगा। अब एक और प्रश्न उठता है कि हमारा हड़प्पा सभ्यता में एक जगह पर क्या मिला है, विशाल भवन मिला है, एक विशाल भवन मिला है जिसे प्रासाद का रूप दिया गया है। प्रासाद मतलब एक टाइप से राजा का महल कह लो, किला कह लो, या कुछ राजा या राज्य से संबंधित कोई एक संस्था मिली है तो उसे क्या कहा गया है, प्रासाद कहा गया है। और वहीं पर एक मूर्ति मिली है, उसे सामंत, उसे क्या कहा गया है, पुरोहित या राजा कहा गया है। अब उसे पुरोहित या राजा क्यों कहा गया, क्योंकि वह उस अवस्था में थी, राजा जैसा वो दिखाई दे रहा है। और हम जो हड़प्पा वासियों ने जब खोज की, उसके पहले मेसोपोटामिया की खोज हो चुकी थी, तो मेसोपोटामिया में पुरोहित और राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ भी ऐसे ही होंगे। अब लेकिन इस चीज पर सभी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। कोई इतिहासकार कुछ कहता है, कोई इतिहासकार, सबके अलग अलग तर्क हैं। तो इसमें मुख्यतः हमारे पास 3 तर्क सामने आते हैं। जो पहला तर्क है वो कहता है कि शासक नहीं थे। पहला तर्क जो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शासक थे ही नहीं, वहां पर सभी लोग समान थे और मिलजुल कर कार्य करते थे। पहला तर्क कहता है कि जो शासक थे वो थे ही नहीं। फिर दूसरा तर्क, अब कई इतिहासकार दूसरा तर्क लगाकर ये कहते हैं कि एक नहीं, यहाँ पर कई शासक थे।
कई इतिहासकार कहते हैं कि एक नहीं केवल कई शासक थे, इतने बड़े क्षेत्र में अलग अलग जगह अलग अलग शासक थे। और जो तीसरा तर्क है वो कहता है, या कई इतिहासकार कहते हैं कि जो पूरी हड़प्पा सभ्यता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो सारे केंद्र हैं उनका एक ही शासक था या एक ही व्यक्ति था जो इन सब केंद्रों को एक साथ संगठित करता था। और इसीलिए जो मोहरें पाई गई या हमारी जो ईंटें पाई गई हर जगह उनमें क्या है, समरूपता है या एक जैसी पाई गई हैं। तो ये दोनों तर्क तो उतने नहीं, पर जो तीसरा तर्क है वो ज़्यादा सही प्रतीत होता है। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तर्क लगाए गए हैं और हम उन्हीं के आधार पर कह सकते हैं कि शासक थे भी, कुछ कहते हैं नहीं भी थे, और कुछ कहते हैं कि बहुत सारे थे, और कुछ कहते हैं कि केवल एक ही था। तो आशा है आपको आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब इसके पार्ट 10 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।